की जो हमारी कंबाइंड क्लास है 6 और 5th क्लास की, उसमें हमने हिंदी व्याकरण से एक चैप्टर लिया है संज्ञा। तो संज्ञा को समझेंगे हम लोग। संज्ञा क्या होती है पहले हम सामने बोर्ड पर देखेंगे क्या होती है संज्ञा, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने बहुत सारे नाम अपने दैनिक जीवन में सुने होंगे, जैसे आप ही के नाम है, किसी बच्चे का नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। ये संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मैंने आपका किसी का नाम लूं रहमान, किसी बच्चे का नाम लूं मैं दिनेश, या किसी लड़की का नाम लूं मैं रुचि, या किसी और लड़की का नाम लूं मैं रेहाना, तो ये सब संज्ञा कहलाएंगे। किसी वस्तु का नाम लूं, जैसे कुर्सी, मेज, मेरे हाथ में डॉट है, चश्मा है, ये सब संज्ञा कहलाती है। या किसी जगह का नाम ले लूं मैं, जैसे आपके गांव का नाम सियाली माला है, तुरखेड़ा है, एरोला है, मलकु सुधारी है, तो ये सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। आप इस कमरे में बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अलमारी खड़ी हुई है, मेज रखी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बस्ता है, कॉपी है, किताब है, पेन है, डॉट है, रबड़, पेन, पेंसिल, ये सब संज्ञा के श्रेणी में आती है। ये नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम के बारे में बात करूं, 2-3 वस्तुएं आप बता सकते हैं मुझे, जैसे कुर्सी है, मेज है, आपके हाथ में डॉट है, पेंसिल है, रबड़ है, ये सब वस्तुएं हैं, ये सब संज्ञा कहलाएंगी। व्यक्ति, आपके भाई बहन के नाम, माता पिता के नाम, आपके मित्रों के नाम, आपके सहेलियों के नाम, ये सब संज्ञा कहलाएंगी। स्थान, जैसे कि आप कंपोजिट विद्यालय सिहाली माला में पढ़ने आते हैं। सिहाली माला बिलारी तहसील में है और बिलारी तहसील जिला मुरादाबाद में है, और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे चीजें लिखी हैं, ये सिहाली माला, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, ये सभी संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम। आपका नाम हो, आपके किसी पालतू जानवर का नाम हो, माता पिता का नाम हो, दादा दादी का नाम, चाचा चाची का नाम, ये सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति या स्थान होते हैं, वह सब नाम है। जैसे हिमालय पर्वत, गंगा नदी, ये सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। तो इन सबको ही हम नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण है गाड़ी सड़क पर चलती है। दूसरा उदाहरण है मंदिर में लोग प्रार्थना करते हैं। तीसरा उदाहरण है फूलों का सौंदर्य मनमोहक होता है। तो ये कुछ उदाहरण है जिसमें ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये कुछ नाम है, वस्तुओं के नाम, स्थान के नाम या जगह के नाम, ये संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, ये संज्ञा की परिभाषा सामने आप लिखी हुई देख सकते हैं। ये आपको अपनी कॉपियों में लिखनी है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको लिखनी होगी और ये ऊपर वाले उदाहरण आपको देने होंगे। इसमें जो नीले रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, ये संज्ञा है। अगर मैं इसको दोहराऊं, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा है, यह आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा।
देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। सामने आप बोर्ड पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है। सामने ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे, तो इसमें अब्दुल कलाम किसी व्यक्ति विशेष का नाम है जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, तो यहां पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। और भारत, ये भी एक देश का नाम है, हमारे देश का नाम भारत है, इसको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ताजमहल आगरा में है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी। यहाँ पे ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं शब्द, इनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देंगे, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान से, विशेष व्यक्ति से या विशेष वस्तु से जुड़े हुए हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए जातिवाचक संज्ञा की अध्ययन कर लेते हैं। सामने आप इसकी परिभाषा लिखी हुई देख रहे हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है। मोर पंख फैला रहा है, इसमें मोर की यदि हम बात करें तो ये संज्ञा है। पंख भी संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। लड़का, पतंग, नदी, नाव, पुस्तक, ये सब संज्ञा है और एक जाति विशेष को ये प्रदर्शित कर रही हैं। तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे को देख लेते हैं जरा। देखिए, भाववाचक संज्ञा की बात कर लेते हैं। सामने आप इसकी परिभाषा लिखी हुई देख सकते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण, स्थिति, दशा या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। ये संज्ञा का अमूर्त रूप है। देखिए, अमूर्त रूप और एक मूर्त रूप। मूर्त रूप वह होता है जिसको आप छू सकते हो। जब ये अलमारी खड़ी हुई है आप इसको छू सकते हो, तो ये मूर्त रूप हो गया। जबकि अमूर्त रूप में सुंदरता, मिठास, ये संज्ञा है, लेकिन मिठास को आप छू नहीं सकते। मिठाई तो छू सकते हो आप, तो मिठास जो है वो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। कुछ उदाहरण सामने दे रखे हैं। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, तो सुंदरता, यहाँ पर सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में आएगी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, अहिंसा भी एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, कमजोर, तो यहां पर बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना सीखेंगे हम। सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, सीधे उदाहरणों से बात करते हैं। देश में कितना भी भ्रष्टाचार हो पर हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। देखिए, हरिश्चंद्र की कहानी आपने पढ़ी हुई है। वो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर जो हरिश्चंद्र का प्रयोग हो रहा है वो यहाँ पर लगता तो ऐसा है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये वास्तव में जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, सच्चाई और ईमानदारी के लिए। धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं। देखिए, जयचंद एक वह व्यक्ति था जिसने कि अंग्रेजों की सहायता करी और हमारे देश के राजाओं के साथ गद्दारी करी। तो यहाँ पे जयचंद का जो इस्तेमाल हो रहा है, जयचंद का जो प्रयोग हो रहा है वो गद्दार के रूप में हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा भी है, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है, तो उनका नाम जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र किसके लिए फेमस थे? सच्चाई के लिए। तो यहाँ पर
एक शब्द लिखा हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र सच्चाई के लिए प्रसिद्ध है, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत विपत्तियां उन पर आई लेकिन उन्होंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, सच पर वो अडिग रहे। और यहाँ पर जयचंद जो है वो गद्दार के रूप में यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह किया जाता है। कभी कभी व्यक्ति का नाम उसके गुण का पर्याय बन जाता है। जैसे कि एक शब्द है विभीषण, विभीषण होना। तो अभी दिवाली का मौका है और आप लोग रामलीला देख रहे होंगे, वहां पर विभीषण ऐसा व्यक्ति था जिसने कि अपने भाई रावण के साथ वफादारी नहीं की, गद्दारी करी और जाकर के जो है वो श्री रामचंद्र जी से मिल गया और जितने भी भेद थे रावण के और लंका के वो सब उनको बता दिए। तो विभीषण शब्द का इस्तेमाल भी गद्दारी के रूप में होता है। तो जब किसी व्यक्ति का नाम जाति के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो उसे हम वहां पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका कहते हैं। संज्ञा के रूप में प्रयोग उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट करते हैं। महात्मा जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर जो महात्मा गांधी शब्द इस्तेमाल हो रहा है वह महात्मा गांधी के लिए हो रहा है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। आप लोग जानते हैं कि नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस के लिए नेताजी शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। पंडित जी को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। पंडित जी जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके बारे में यहाँ पर ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम सामने लिखा हुआ देखें, कभी कभी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द को किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान के अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। उस समय वे किसी जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति विशेष का या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे महात्मा जी तो बहुत हो सकते हैं, है ना। आपके गांव में भी कोई महात्मा होंगे या किसी तीर्थ स्थान पर भी कोई महात्मा होंगे। लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़े, पूरा वाक्य पढ़े तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर महात्मा जी का जो शब्द है वो महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाते हैं और अभी 2 अक्टूबर को आपने उनकी जयंती मनाई है। तो उनके लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है शब्द। पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री। पंडित जी कोई भी आपके गांव में भी हो सकते हैं, आपके घर कथा कराने वाले हो सकते हैं या किसी मंदिर विशेष के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो आपके गांव के पंडित जी से मतलब है, ना यहाँ पे घर में आने वाले पंडित जी से मतलब है और ना ही यहाँ पर जो है किसी मंदिर विशेष के पंडित जी से मतलब है। यहाँ पर पंडित जी शब्द का नाम का जो इस्तेमाल हो रहा है वो श्री जवाहरलाल नेहरू के लिए इनका नाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो यही इस टॉपिक की खास बात है, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा संज्ञा टॉपिक जो है फिनिश होता है। अगर मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करूं, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? एक जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो होता है वह संज्ञा का अमूर्त रूप होता है जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मिठाई बड़ी मीठी है या मिठाई की मधुरता बहुत अच्छी है, तो मधुरता या मीठापन ये भाववाचक संज्ञा है। शेर जंगली जानवर है, जंगली शब्द जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। तो आपको समझ में